हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लिव टू लर्न में। तो बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो जब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो आपने 7th क्लास में ऑलरेडी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है वो आप पढ़ चुके हो। तो उसमें आपने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ा तो उसमें देखा कि वहाँ पर आपको 2 गैमेट्स की ज़रूरत होती है किसी भी प्लांट्स को कोई न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू प्लांट्स फॉर्म करने के लिए। लाइक जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन प्लांट्स दैट इज स्टेमन एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज पिस्टिल। और जब दोनों में जो गैमेट्स होती हैं जो फ्यूज होती हैं जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो सेम ऐसा ही कुछ हम एनिमल्स में भी पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है उसकी नीड क्या है, क्योंकि प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो व्हाट इज बेसिक नीड ऑफ रिप्रोडक्शन? तो जो रिप्रोडक्शन है वो नेसेसरी होता है फॉर ईच एंड एवरी स्पीसीज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द जनरेशन। अपनी प्रोजनी या अपनी जनरेशन को आगे ले जाने के लिए हर एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि वो अपनी ही तरह की संतानें पैदा करता है ताकि उनकी जनरेशन कंटिन्यू रहे, चलती रहे। तो एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता क्या है? सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स और न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। अपनी ही स्पीसीज के अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब जैसा हमने पहले भी पढ़ा है, रिप्रोडक्शन आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो पहले हम जान लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक डिफरेंस है क्या। सो asexual reproduction is the production of a new organisms from a single parent without the involvement of sex cell or gametes। means जहां पर सिर्फ सिंगल पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वंस, उसमें किसी भी गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंडिविजुअल फॉर्म होता है उसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एज देयर पेरेंट, क्योंकि उसमें कोई 2 जीन्स या कोई 2 सेल्स कंबाइन नहीं हो रही, कोई 2 न्यूक्लियस कंबाइन नहीं हो रहे, सिर्फ सिंगल पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। तो सेम जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी पेरेंट्स की हैं सेम वो इनहेरिट हो जाती हैं टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कार्बन कॉपी होता है टू देयर पेरेंट सेल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction is the production of new organisms from the 2 parents with the help of their sex cell or the gamete। means सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 पेरेंट्स की नीड होती है जहां पर मेल एंड फीमेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑफस्प्रिंग। तो उसके बाद उनके न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद ही या गैमेट्स के फ्यूजन के बाद ही न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है। और जो न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड हो रहा है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मेल एंड फीमेल यानी कि मदर साइड और फादर्स की दोनों की ही मिक्स होती हैं। किसी एक पर्टिकुलर की ये नहीं हो सकता कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें टोटली कैरेक्टरिस्टिक्स मदर की हो या टोटली कैरेक्टरिस्टिक्स फादर की हो, बल्कि दोनों की मिक्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड होता है उसमें होती हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एग्जांपल हैं वो ह्यूमंस बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिश, फ्रॉग, हैन, ऐसे ही बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम 7th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में, बडिंग और इस तरह से जो भी जो यूनिसेलुलर मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सो नेक्स्ट जब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, तो उसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल। सो फर्स्ट वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव
organ. So male reproductive systems consist a pair of testes, 2 sperm ducts and a penis. Now what is the role of these organs in human reproductive system? So testes जो होती हैं produces the male gametes which is called स्पर्म सेल, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, तो वो प्रोड्यूस होती हैं टेस्टिस के अंदर। और जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री लेस रहता है ताकि वहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन हो सके। Next, the role of the spermy ducts, or these sperm ducts are the tubular structures, like you can see in the pictures. These tubular structures carry sperms to the penis. इन sperms जो ये tubular structures हैं, इनके थ्रू ही जो sperms होते हैं वो कैरी होते हैं टू द पेनिस। नाउ द पेनिस इज यूज्ड फॉर इजेक्टिंग स्पर्म्स एंड ऑल्सो पासिंग यूरिन। व्हाट इज द रोल ऑफ पेनिस? पेनिस यूज्ड फॉर इजेक्टिंग स्पर्म्स एंड ऑल्सो फॉर द it is also used for the passage to urine. Now what is the sperm cell? जो sperm cell है हमें पता है these are the gamete cell, क्योंकि जो sperms हैं वो ही fusion में यूज होती हैं, यानी कि वो मेल और फीमेल गैमेट जो फ्यूज होती हैं, दैट मेल गैमेट इज नोन एज द स्पर्म। सो नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म सेल। सो अगर हम स्पर्म सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको देखें तो स्पर्म सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो अपर पार्ट है दिस वन इज द हेड, और यहाँ से हेड से लेके बियॉन्ड दिस इट इज नोन एज द मिड पीस और द मिडल पीस। नेक्स्ट जो ये लास्ट पार्ट है दिस वन इज द टेल। अब जो हेड है उसको भी उसमें 2 पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्रोसोम। सो एक्रोसोम जो अपर टिप पार्ट होता है वो एक्रोसोम्स होता है, और एक्रोसोम एक्रोसिन एंजाइम्स कंटेन करके रखता है। एक्रोसिन जो कि जो एग सेल के साथ जो फ्यूजन होता है तो उसकी जो वॉल होती है, जो फीमेल एग सेल होती है उसकी जो वॉल है जोना पेलुसिडा, उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। वहीं पर जो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस जितना भी जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है उसको कैरी करता है, और जो फ्यूज होने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल यानी कि जाइगोट फॉर्म करता है। उसके बाद अगर हम मिडल पीस की बात करें तो मिडल पीस कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस वन इज द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हमारा सेल डिवीजन में काम आता है। हियर इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन द स्पर्म सेल्स? बिकॉज जो स्पर्म होता है उसको लोकोमोशन करना होता है, लोकोमोट करना होता है, ट्रैवल करना होता है। तो जो ट्रैवल करते टाइम उसको जो एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इन द स्पर्म सेल। नेक्स्ट दिस वन इज द टेल, और टेल का क्या रोल होगा? टेल इज ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ द स्पर्म। जब स्पर्म सेल्स लोकोमोट करती है फ्रॉम टेस्टिस टू द स्पर्मी डक्ट और टू पेनिस, तो जो टेल है वो उसके लोकोमोशन में हेल्प करती है। सो वी कैन से दैट अ स्पर्म इज अ यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल है, इसमें कोई 2 सेल्स का फ्यूजन नहीं है, सिर्फ एक न्यूक्लियस है तो सिंगल सेल ही है, और इट हैज़ अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो स्पर्म्स का जो स्ट्रक्चर है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम व्यू से देखें तो हर बार आपका 2 to 3 मार्क्स में ऑलवेज मोस्टली हर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, मीन्स 2 ओवरीज होती हैं एंड विच प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स। और जो फीमेल गैमेट्स यानी कि जिसको हम एग सेल भी बोलते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए जो ओवरीज होती हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और जो बोथ ओवरीज होती हैं अल्टरनेट मंथ्स एक ओवम सीक्रेट करती हैं। मीन्स जैसे अगर हम बात करें कि अभी हमने बात की कि जो ओवरीज हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इस तरह से यहाँ पर 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, वन इज हेयर एंड अदर वन इज हेयर। तो यहाँ पर
1 मंथ अगर इस यहाँ से ओवम मैच्योर होता है और वो मैच्योर होने के बाद यहाँ फेलोपियन ट्यूब में वेट करता है। उसके बाद इस मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ जब ओव्यूलेशन होगा तो ये वाली ओवरी फंक्शन में आएगी और यहाँ से ओवम रिलीज होगा और यहाँ पर वेट करता है। तो इस तरह से अल्टरनेट मंथ एक ओवेरीज एक ओवम प्रोड्यूस करती है। सो ओवेरी का वर्क यही है कि वो पेयर ऑफ ओवेरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं और अल्टरनेटली हर मंथ एक ओवेरीज एक ओवम प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, ओविडक्ट्स। So here these tubular structures are present. These tubular structures are known as the oviduct or we can say that the fallopian tubes. जो ओविडक्ट्स होती हैं उनको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं और ओवरी से ही ये कनेक्टेड होते हैं और उसके बाद दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द यूट्रस। ओविडक्ट जो होती हैं, सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवेरीज एवरी मंथ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हर एक ओवेरी हर मंथ एक ओवम सीक्रेट करती है और जब वो ओव्यूलेट होता है तो वो रिलीज कर देती है इनटू द ओविडक्ट और वी कैन से दैट इन द फेलोपियन ट्यूब और वो फेलोपियन ट्यूब में जाकर वहां पर वेट करता है फॉर द स्पर्म सेल। आफ्टर दैट इज द यूट्रस। यूट्रस की अगर हम बात करें, यूट्रस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन होता है मीन्स जहां पर जो ओवम है वो वेट कर रहा है और वहां पर स्पर्म आकर उसको फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्म्ड होती है और वो एम्ब्रियो ट्रैवल करती है थ्रू द फेलोपियन ट्यूब और जाकर इम्प्लीमेंट होती है यूट्रस की वॉल में जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो इनर वॉल होती है यूट्रस की, वहां पर जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लीमेंट होती है और वहीं पर जो डेवलपमेंट ऑफ द बेबीज है वो फर्दर कंटिन्यू होती है और वहीं पर जो बेबी है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट वन इज द एग, जो कि हम एग की बात कर रहे हैं जो ओवरी में डेवलप होता है और ओवरी उसको ओव्यूलेट करती है अल्टरनेटिवली। सो एग इज ऑल्सो द सिंगल सेल लाइक स्पर्म सेल्स। जो फीमेल एग होता है और वी कैन से दैट ओवम, इट इज ऑल्सो द सिंगल सेल होता है एंड इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। लाइक आप पिक्चर में देख रहे हो, राउंड स्ट्रक्चर्स का जो एग सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्म होता है और जो मिडल में दैट इज द न्यूक्लियस और जो ये आउटर वॉल है जिसको हम जोना पेलोसिडा बोलते हैं, स्पर्म सेल आकर इसको फ्यूज करते हैं और जब जो स्पर्म होता है अगर एक स्पर्म उसको फ्यूज कर देता है तो जो बाकी के स्पर्म जो इस ओवम तक पहुंचे हैं लाइक दिस वन इज द एग सेल और यहाँ पर बहुत सारे जो स्पर्म हैं वो यहाँ पर इसको राउंड स्ट्रक्चर में इसको घेरा हुआ है, इसके पास पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो स्पर्म पावरफुल होता है और जो इसकी मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट कर देता है और अंदर ट्रेवल कर जाता है, उसके बाद स्पर्म्स के जो न्यूक्लियस होता है वो जाके इसके न्यूक्लियस से फ्यूज होता है और उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद जब एक स्पर्म्स एंटर कर जाता है फीमेल एग के अंदर, उसके बाद जो ये आउटर वॉल है वो हार्डन हो जाती है, हार्ड हो जाती है और जो बाकी के स्पर्म सेल है उनके एंजाइम्स उस पर कोई वर्क नहीं कर पाते और वो अंदर एंटर नहीं कर पाते। तो इसलिए सिर्फ एक ही स्पर्म रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन और एक स्पर्म के एंटर होने के बाद बाकी की मेम्ब्रेन हार्ड हो जाती है और जो स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द एग सेल वो सभी डीजनरेट हो जाते हैं। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जब ओवरी ओवम को ओव्यूलेट करती है और ओवम फेलोपियन ट्यूब में वेट करता है और अगर स्पर्म उसको फ्यूज करता है तो उस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम कहते हैं fertilization, means the fusion of the male and the female gamete is known as the fertilization. So fertilization automatically form the zygote after the fusion of the male and female gamete. So the fusion of sperm cells with an egg cell is called fertilization. जब sperm cell fuse करती है with the egg cell और जो sperm cell fuse करती है ओवम के साथ उसको हम कहते हैं fertilization. So during fertilization the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. तो जब egg cell का जो न्यूक्लियस है और जो sperm cell का जो न्यूक्लियस है
जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं और उसी को हम कहते हैं जाइगोट। एक सिंगल बॉडी फॉर्म करते हैं, एक सिंगल सेल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं जाइगोट। क्योंकि अगर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब एग सेल इस तरफ एक न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है हमारा फीमेल सेल का, दिस वन इज द फीमेल न्यूक्लियस, और ये है स्पर्म सेल का न्यूक्लियस। तो जब ये दो फ्यूज हो रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि जो ये बना है ये तो सिंगल सेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सिंगल सेल कैसे है? क्योंकि जो हमारी एग सेल है उसके न्यूक्लियस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज द सोमेटिक सेल एंड अदर वन इज द रिप्रोडक्टिव सेल। और जो सोमेटिक सेल्स होती हैं बच्चों, उनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब 2 और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 23, मीन्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास टोटल होते हैं। और हम इसको कह सकते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, ये तो हमारा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल जो हो गए वो तो हमारे हो गए सोमेटिक सेल्स के अंदर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में हमारे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन्स ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स में। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है दैट इज ओवम, उसमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मीन्स यहाँ पर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 23। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है दैट इज स्पर्म सेल, उसमें भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 23। और जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं तो यहाँ पर 23 फ्रॉम द मेल साइड एंड 23 फ्रॉम द फीमेल साइड, तो दोनों मिलकर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं एंड दैट इज 2n, यानी कि एक सेल बनती है। तो इसीलिए जो जाइगोट होता है इट इज यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर हम जाइगोट को नहीं कह सकते क्योंकि ये एक सिंगल सेल है, और बेशक इसमें दो न्यूक्लियस के फ्यूज होने से ये बना है, लेकिन दोनों न्यूक्लियस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे और दोनों मिक्स होने के बाद उन्होंने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे 2n हुए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सिंगल सेल। तो जाइगोट सिर्फ सिंगल सेल है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें, सो देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट वन इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड अदर वन इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इनसाइड, इंटरनल मतलब इनसाइड और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड। तो यानी कि वो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जब मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स जो फ्यूज होती हैं और वो फ्यूजन होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, जैसे ह्यूमन बींग्स में हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर वही फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो टेक प्लेस होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, देन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Like here you can see that when the fusion of the gametes take place inside the female body, that's why it is known as the internal fertilization. And एग्जाम्पल इसके हो गए ह्यूमंस, डॉग, काउ, बर्ड्स। क्योंकि ह्यूमंस की अगर हम बात करें, अभी हमने डिस्कस किया जो फर्टिलाइजेशन है वो किस पार्ट में हो रहा है फीमेल में? ओविडक्ट, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। ओके, सो और फैलोपियन ट्यूब कहां पर है? इनसाइड द बॉडी, क्योंकि वो हमारे तो एक बॉडी का पार्ट है ना, दैट्स व्हाई जो इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट वन इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, व्हेन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, यानी कि जो फ्यूजन है मेल और फीमेल का वो बॉडी के इनसाइड नहीं हो रहा। मीन्स जो फीमेल है वो एग सेल को बॉडी से बाहर इजेक्ट करती है और सेम मेल भी जो स्पर्म सेल है उसको अपनी बॉडी से बाहर इजेक्ट करता है और बाहर एनवायरमेंट में आके वो एक दूसरे से मीट करते हैं या फ्यूज करते हैं, उसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है। सो दिस टाइप ऑफ
fusion or this type of fertilization is known as the external fertilization and it take places in mostly in the aquatic animals. जो ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है, लाइक फिशेस हो गए एंड फ्रॉग्स तो एम्फीबियन है, जो वाटर है और लैंड दोनों पर सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि जो ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल गैमेट को इनसाइड द टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइज कराया जाता है, तो उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उसी के बाद बेबी को यूट्रस में इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके बाद वो डेवलप होता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज IVF। और अगर IVF के बारे में आपको और ज़्यादा नॉलेज लेनी है या IVF के बारे में आपको और ज़्यादा जानना है तो IVF और क्लोनिंग पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने IVF की वीडियो का लिंक दिया है, तो आप लोग वहाँ से इस वीडियो को अच्छे से देखकर इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। सो जैसा अभी हमने पढ़ा कि जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अब जो जाइगोट है वो हमें पता है जाइगोट इज अ सिंगल सेल because it has the 2n number of chromosomes, that's why it is a single cell. आफ्टर द जाइगोट, जब जाइगोट फॉर्म्ड हो जाता है तो उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, मीन्स सेल अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करती है। जो ये जाइगोट है ये अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करता है, पहले ये 2 में डिवाइड होता है, फिर 4 में, एंड देन अगेन मल्टीपल नंबर ऑफ डिवीजन इसमें होती रहती हैं और नंबर ऑफ सेल्स ये फॉर्म्ड होती हैं इसमें। और जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्ड होता है इसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं। मीन्स द स्टेज व्हेन द सेल प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ द जाइगोट, मीन्स जब जाइगोट फॉर्म्ड हो जाता है और उसके बाद वो जाइगोट सेल डिवीजन स्टार्ट करता है और कॉन्टिन्यूसली उसमें जो सेल है डिवाइड होती रहती हैं एंड बिगिंस टू फॉर्म अ ग्रुप। और जो वो ग्रुप बनाती हैं उस ग्रुप को फॉर्म करने के बाद वो डिफरेंट टिश्यू बनते हैं। जब वो ग्रुप ऑफ सेल्स बनती हैं तो हर एक का फेट डिसाइड होता है और वो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर ही टिश्यू बनाती हैं, उसके बाद ऑर्गन्स बनाते हैं बॉडी के लिए। और जो ये ग्रुप ऑफ सेल होती हैं इसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं। मीन्स जाइगोट जो है वो मल्टीपली डिवाइड्स करता जाता है और एक ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म करता है। इस बॉल ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब जो ये एम्ब्रियो है ये फॉर्म्ड कैसे हो रही है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस वन इज द ओवरी। और जब यहाँ से ओवम मैच्योर होना स्टार्ट होता है और वो हर स्टेज को पार करते हुए मैच्योर होकर जब ओव्यूलेट हो जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब, दिस वन इज द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर ओवम ओव्यूलेट हो चुका है और यहाँ पर वो वेट कर रहा है अभी स्पर्म सेल का। और जब इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म थ्रू द यूट्रस से होते ओविडक्ट से होते हुए रीच करता है टुवर्ड द एग सेल। और वहां पर जाकर जब स्पर्म सेल इसको फ्यूज करता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस केस में जो यूट्रस है वो अपने आप को तैयार, हर मंथ यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। तो अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट जब फॉर्म्ड हो जाता है तो जाइगोट ट्रैवल करना स्टार्ट करता है टुवर्ड द यूट्रस। और जब वो ट्रैवल कर रहा होता है तो उसकी जो सेल है वो जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है 2 सेल्स में, देन 4 एंड देन अगेन एंड अगेन उसमें जो डिवीजन है वो इस तरह से होती चली जाती है और उसमें जो सेल्स की अमाउंट है वो बढ़ती चली जाती है और एक टाइम पे वो बॉल ऑफ सेल बन जाती है, ग्रुप ऑफ सेल बनते हैं, उसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं। और वही जो ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं फिर वही कंबाइन होकर टिश्यू फॉर्म करते हैं और जो टिश्यू है वो कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं एंड देन फुल बॉडी बनती है। और जिस तरह से ये डिवाइड होते हुए चली जाती है तो जब ये एम्ब्रियो एक स्टेज पर जाकर यूट्रस के पास पहुंच जाती है तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है यूट्रस की दैट इज नोन एज द एंडोमेट्रियम, वहाँ पर ये अपने आप को उस मेम्ब्रेन में इम्प्लीमेंट कर देता है और वहाँ पर आगे जो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू है एंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन है वो कंटिन्यू रहता है। और यहाँ पर 9 मंथ्स के लिए बेबी डेवलप होता है जिसमें उसके हर एक बॉडी पार्ट्स, हर एक ऑर्गन फॉर्म्ड होता है। और उसके बाद 9 मंथ के बाद जो बेबी की डिलीवरी होती है और वो सर्वाइव करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो
यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ जो ऑल द प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ बेबी की वो इनसाइड द वॉम्ब ऑफ द मदर होती हैं, उसकी मदर के वॉम्ब में ही हो रही हैं। यूट्रस में इम्प्लीमेंट होने के बाद सारी जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर होती है। लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो एग्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं मेल बॉडी में भी फीमेल बॉडी में भी, और वो इजेक्ट कर दिए जाते हैं आउटसाइड द सराउंडिंग, लाइक वाटर में एजेक्ट कर दिए। और जब वहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों का जो गैमेट्स हैं वो आती हैं और वो एक दूसरे के जो एंजाइम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करती हैं, तो अगर वो सेम स्पीसीज की हैं तो वो फ्यूज करती हैं, फर्टिलाइज करती हैं, और तब वहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो फॉर्म्ड होती है, जाइगोट फॉर्म्ड होता है, उसके बाद उसमें डिवीजन होती है, एम्ब्रियो बनती है, और आउटसाइड में ही टोटली जो डेवलपमेंट होगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल है वो एनवायरमेंट में ही होती है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में ही होती है। तो इस केस में जो फिशेस वगैरह हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें होता है वो 100 ऑफ नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके एग्स रिलीज होते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट में, और वहाँ उनके एग्स पे कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी उनको फीड कर लेते हैं, उनको एज अ फूड ट्रीट करते हैं, या आधे से ज़्यादा जो एग्स हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन, और कुछ ही जो एग्स हैं वो बच पाते हैं। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्स को सीक्रेट करना होता है ताकि उनमें से कुछ एग फ्यूज़ हो सके, और बाकी एग जो डाई कर जाएंगे वो किसी काम के नहीं होते। तो जो एग बच जाते हैं वही फ्यूज होते हैं और वही न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। लेकिन जो इनसाइड होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें जो एग है उसको हर एक कंडीशन, हर एक अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है उनमें सिंगल एग सेल ही प्रोड्यूस होती है, ताकि उसको हर एक एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है उसकी वो उसको प्रॉपर मिल रही है, तो वहाँ पर उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। तो इस केस में यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर तो डेवलपमेंट हो रही है, फ्यूजन हो रहा है। इन केस अगर यहाँ पर हर मंथ जब ओवेरी सीक्रेट करती है ओवम, इस मंथ ओवेरी ने एक ओवम ओव्यूलेट किया, अब वो वेट कर रहा है फॉर द स्पर्म सेल, और इन केस अगर स्पर्म वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, कुछ टाइम वेट करने के बाद जो ओवम है वो डीजनरेट हो जाता है, डाई कर जाता है, और जो यूट्रस की जो मेम्ब्रेन है वो जो प्रिपेयर हुई थी उस बेबी को डेवलप करने के लिए, जब वो टाइम पीरियड उसका क्लोज हो जाता है कि ओके तो अब तो यहाँ पर कोई जो जाइगोट है वो या एम्ब्रियो वो यहाँ पर रीच नहीं हुई, तो यहाँ की जो मेम्ब्रेन है या ब्लड वेसल्स हैं वो शेड हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है। और जब वो ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन होती है तो वो वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग्स होते हुए पास आउट होती है, और इसी ब्लीडिंग्स को हम हर मंथ जो होती है दैट इज नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो अब अगर हम बात करें ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, लाइक हैन है, हैन में आप लोगों को पता है कि जो हैन है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द हैन हो रहा है। लेकिन उसमें जो हैन है वो बेबी को गिव बर्थ नहीं करती, सिर्फ एग्स को ले आउट करती है। तो इस कंडीशन में जो हैन है फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ओवरी ने जैसे ही ओवम रिलीज करती है और वहां पर जब स्पर्म फ्यूज होते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड करता है एज इन ह्यूमन। तो डिवाइड करने के बाद वो ग्रुप ऑफ सेल बनती हैं जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और वो ट्रेवल करती है ओविडक्ट्स से। जब वो ओविडक्ट में से ट्रेवल कर रही होती है तो उसके ऊपर बहुत सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग आना स्टार्ट होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। तो उसके ऊपर जब प्रोटेक्टिव कवरिंग आ रही होती है तो जो आप हैन के एग के ऊपर वाइट कलर की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी एक हार्ड शेल है, जब वो मेम्ब्रेन फॉर्म्ड हो जाती है तो वो उस जो हैन है उस एग को ले आउट कर देती है, और ले आउट करने के बाद वो उस पर, आपने देखा होगा कि जो हैन होती है वो एग पर बैठ जाती हैं ताकि उस एग को वो एक वार्मथ दे सके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे सके। और ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद उस एग में से एक चिक बाहर आता है, एक चिक बर्थ होती है एक चिक की। इसका मतलब जो हैन उसको वार्मथ दे रही है उस एग को, तो उस एग के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। जो एम्ब्रियो थी वो डिफरेंट
जो टिश्यूज हैं वो फॉर्म कर रही है, उसके बाद ऑर्गन बन रहे हैं और एक फुल चिक होता है और उसके बाद एक चिक का बर्थ होता है। तो इस तरह से जो हैंड्स होती हैं उसमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल ही होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो है वो आउटसाइड द एनवायरमेंट होती है। और ऑलमोस्ट 3 वीक्स में एक चिक फॉर्म्ड हो जाता है। So after the embryo there is one term that is known as the fetus. So what is fetus? Fetus, the stage of embryo in which all the body parts can be identified easily, is known as the fetus. Means जब embryo develop होना start करती है और उसमें tissue formation होता है, organs formed होते हैं, और एक stage ऐसी आती है जब उसमें किसी भी बेबी के हर एक organs को आप easily identify कर सकते हो, तो उस stage को हम fetus कहते हैं। अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि जब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जो गिव बर्थ करते हैं बेबीज को, लाइक ह्यूमंस, लेकिन अगर हम हैन की बात करें तो उसमें जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन जो हैन है वो किसी बेबी को बर्थ आउट नहीं करती। इवन जो हैन सेल वो एग्स को ले आउट करती है। तो इस केस में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द विविपेरस एनिमल्स एंड सेकंड वन इज द ओविपेरस एनिमल्स। सो विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं विच गिव बर्थ टू द यंग वंस, जो बेबीज को बर्थ आउट करते हैं, उन एनिमल्स को हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। लाइक ह्यूमंस हैं, काउ है, डॉग है, कैट है। सो दीज एनिमल्स आर नोन एज द विविपेरस एनिमल्स। नेक्स्ट वन इज द ओविपेरस एनिमल्स। मीन्स ऐसे एनिमल्स जो बेबीज को बर्थ आउट नहीं करते लेकिन एग्स को ले आउट करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। द एनिमल्स विच ले एग्स एंड दैट हैच एंड गिव राइज टू अ यंग वंस, और वो एग हैच होता है और उसमें से न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होता है। तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। लाइक क्रो, जिसमें ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं वो सभी ओविपेरस कैटेगरीज में आते हैं। लिजर्ड्स है, हैन है, दीज आर द ओविपेरस एनिमल्स। नेक्स्ट वन इज द लाइफ साइकिल। तो जो लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स है वो है क्या? एक्चुअली जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं वो स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ को फ्रॉम द जाइगोट, क्योंकि जब 2 सेल्स फ्यूज होती हैं जाइगोट फॉर्म्ड होता है और जाइगोट के बाद ही सारी प्रोसेस कंटिन्यू होती है। तो जो भी एनिमल्स हैं अपनी लाइफ को एज अ जाइगोट स्टार्ट करते हैं। जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो में फॉर्म्ड होती है और जब एम्ब्रियो ग्रो होती है तो एक मैच्योर एडल्ट फॉर्म्ड होता है, और जब वो एडल्ट फॉर्म्ड होता है तो वो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स, और अगेन वही गैमेट्स फ्यूज होती हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होकर दोबारा से जो फर्टिलाइजेशन होता है दोबारा जाइगोट फॉर्म्ड होता है, और इसी होल साइक्लिक ऑर्डर को ही हम लाइफ साइकिल कहते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके जो यंग वंस होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द एडल्ट वंस। जैसे उनके एडल्ट दिखते हैं वो उनके जो यंग वंस होते हैं बहुत टोटली डिफर करते हैं। लाइक फ्रॉग्स का जो टेडपोल है वो स्ट्रक्चर्स में टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग। तो उसी की लाइफ साइकिल के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सो अभी हमने बात की कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके जो यंग वंस होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम देयर एडल्ट वंस। लाइक फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जब ए लेग्स करता है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग अगर हम देखते हैं तो जो एडल्ट फ्रॉग होता है जो वो एग्स को ले आउट करता है और वो फर्टिलाइज होते हैं, जो मेल एग्स सेल हैं वो फीमेल एग्स के साथ फर्टिलाइज होते हैं और एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। उसके बाद जो अर्ली टेडपोल डेवलप होता है, एम्ब्रियो के बाद जो अर्ली टेडपोल डेवलप होता है उसके बाद लेट टेडपोल जो डेवलप होता है, तो जो टेडपोल होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो टोटली डिफर करती हैं फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग। लाइक आप पिक्चर में देख रहे हो कि जो टेडपोल का स्ट्रक्चर है वो भी टोटली डिफर कर रहा है फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग। और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक जो टेडपोल है वो फ्रॉग की तरह जंपिंग नहीं कर पाता, तो इसी तरह से जब वो उसके अंदर उसके बाद जब जो टेडपोल होता है उसके बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी चेंजेस आते हैं। ड्रास्टिक चेंजेस के बाद वो उसकी बॉडी टोटली कन्वर्ट होती है
एज अ एडल्ट फ्रॉग, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एडल्ट फ्रॉग। और उसके बाद वही जो टेडपोल था, वही जब वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है तो वो इजीली जंपिंग भी कर सकता है और स्विमिंग भी कर सकता है। लाइक द टेडपोल विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग, क्योंकि टेडपोल जो होता है टोटली डिफर करता है एडल्ट फ्रॉग से, एंड इट अनेबल ऑफ जंपिंग भी नहीं कर पाता लाइक द एडल्ट फ्रॉग, बट इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू एडल्ट फ्रॉग। जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एडल्ट फ्रॉग में एंड दैट इज कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग, उसके बाद वो एडल्ट फ्रॉग की तरह ही जंपिंग भी कर सकता है, स्विमिंग भी कर सकता है। तो जो ये प्रोसेस है, जो ये होल लाइफ साइकिल आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि इस लाइफ साइकिल के दौरान उसकी बॉडी बहुत ही डिफर थी फ्रॉम देयर एडल्ट वंस। जो उनके एडल्ट वंस थे, उन यंग वंस की बॉडी टोटली डिफर थी, टोटली कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर थे। तो उनकी बॉडी में लगातार ड्रास्टिक चेंजेस आते गए, और उन चेंजेस आने के बाद जो उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई फ्रॉम देयर यंग वंस टू द एडल्ट वंस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म होने की जो प्रोसेस है यंग वन से एडल्ट वन में थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस। उन ड्रास्टिक चेंजेस के आने के बाद जो भी उसकी बॉडी में लगातार आ रहे हैं, उनके बाद जो वो यंग वन से एक एडल्ट वंस बन जाता है, उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और जो मेटामॉर्फोसिस है वो फ्रॉग के साथ साथ जो सिल्क मोथ होती हैं या बटरफ्लाइज होती हैं उनमें भी होती है, क्योंकि उनके एडल्ट वन भी टोटली डिफर करते हैं उनके यंग वन से। और जो यंग वंस होते हैं वो उसके बाद मेटामॉर्फोसिस के बाद उनकी बॉडी जो ट्रांसफॉर्म होती है, फिर वो एडल्ट वन में मैच्योर्ड हो जाते हैं और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें भी आ जाती हैं। सो इस जो प्रोसेस है उसको ही हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने ह्यूमंस, हैंड्स और फ्रॉग्स के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जाना। अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जैसा कि आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ चुके हो, तो उसमें से कुछ जो पार्ट है लाइक बडिंग एंड बाइनरी फिजन, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। कि बाइनरी जो फिजन है वो अमीबा के अंदर होता है, लेकिन वो किस तरह से उसकी बॉडी एक सिंगल बॉडी गिव राइज करती है टू द टू डिफरेंट न्यू वंस। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वंस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बडिंग इन हाइड्रा। तो ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा डेवलप्स अ बल्ज और अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बड कहते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे हाइड्रा की अगर हम बात करें, तो जैसे ये हाइड्रा है, इसलिए इसमें क्या होता है, एक बल्जिंग आउट होती है। इसकी जो आउटवर्ड जो बाहर की जो सरफेस है वो बल्ज आउट होती है, या उसमें एक बल्ब की तरह का प्रोजेक्शन राइज होता है, जिसको हम बड भी बोलते हैं। इस तरह का जो इसकी आउटवर्ड सरफेस है उसमें इस तरह की एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन अराइज होती है, जिसको हम बड भी बोलते हैं। दिस वन इज द बड। और जब ये बड डेवलप होती जाती है और उसके बाद ये एक होल जैसे जो फुल बॉडी होती है उसी तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करती है, और उसके बाद जब ये पूरी होल बॉडी फॉर्म्ड कर चुकी होती है तो ये उस पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाती है और अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ सरवाइव करती है। जैसे यहाँ पर ये एक फुल ऑर्गेनिजम्स की तरह डेवलप हो जाती है और फिर ये यहाँ से डिटैच हो जाती है और एज आ न्यू इंडिविजुअल ये एनवायरनमेंट में बिहेव करती है। तो इस तरह से जो बडिंग है वो हाइड्रा के अंदर होती है, और एक ही सेल से, क्योंकि यहाँ हमारी सिर्फ यही सेल आगे प्रोसीड होती गई और इसमें जो ये बड है वो फॉर्म्ड होती गई, वो ऐसे ही राइज ग्रो करती गई साइज में, और एक टाइम पे वो जैसा उसका पेरेंट सेल थी सेम वैसी ही फॉर्म में वो आ जाती है। और जब वो फॉर्म वो ले लेती है तो उसके बाद वो पेरेंट सेल से डिटैच हो जाती है और एनवायरनमेंट में एक इंडिपेंडेंट लाइफ, एक यंग वंस की तरह वो बिहेव करती है। सेम ऐसे ही जब वो बड फॉर्म्ड हो जाती है तो दिस बड डेवलप्स इनटू एन एडल्ट हाइड्रा, तो वो एक एडल्ट हाइड्रा में फॉर्म्ड हो जाती है, एंड विच व्हेन गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा, और जो पेरेंट सेल थी वो उससे डिटैच हो जाती है और एक इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी
जीती है। तो इस तरह से वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करती है और एज अ एडल्ट वन वो बिहेव करती है। इस तरह से जो बडिंग है वो हाइड्रा में होती है। नेक्स्ट वन इज द बाइनरी फिजन इन अमीबा। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो प्रोसेस है वो अमीबा जो होता है वो बाइनरी फिजन्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस में कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी को 2 सेल्स में डिवाइड करता है और दोनों सेल्स एज अ न्यू वंस और एक एडल्ट वन की तरह ही बिहेव करती हैं और ग्रो करती हैं। तो इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल, यानी कि कोई एक इंडिविजुअल अपने आप को डिवाइड करता है इनटू द 2 इंडिविजुअल्स और दोनों ही सेल्स एक न्यू इंडिविजुअल्स की तरह ग्रो करती हैं। तो इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन्स कहते हैं। बाइनरी फिजन जो प्रोसेस है वो अमीबा के अंदर होती है। लाइक दिस इज द अमीबा सेल। अमीबा एक इरेगुलर सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। ये एक न्यूक्लियस है, दिस वन इज द साइटोप्लाज्म। तो जब ये रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन के थ्रू तो इसकी जो बॉडी है उसमें सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट करता है, अपने आप को वो डिवाइड करता है। यानी कि जो एक न्यूक्लियस है उसमें इस तरह से डिवीजन स्टार्ट होती है, अपने आप को बीच में से डिवाइड करता है, इस तरह से ग्रूव बनते हैं। सो दिस वन इज द डिवाइडिंग न्यूक्लियस। नेक्स्ट, जब ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाते हैं तो जो बाहर की जो सेल होती है उसमें भी ग्रूव फॉर्म होते हैं और इस तरह से एक जो न्यूक्लियस है वो टोटली डिवाइड हो जाते हैं, वो एक सेल की तरफ, और सेकंड जो न्यूक्लियस है वो दूसरी सेल की तरफ मूव करता है। और ये जो ग्रूव हैं वो धीरे धीरे वो अंदर की तरफ इस तरह से मूव करते चले जाते हैं और एक प्लेस ऐसी आती है जहाँ पर वो दोनों मैच कर जाते हैं और दोनों जो सेल होती हैं वो अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं। तो एक सेल इधर आ जाएगी और एक सेल अलग हो जाती है। तो जो ये जो 2 सेल्स में जो डिवाइड हो जाते हैं इसको हम कहते हैं डॉटर सेल। दिस वन इज द पेरेंट सेल। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो अमीबा होता है पहले अपने न्यूक्लियस को 2 में डिवाइड करता है और फिर जो उसकी सेल होती है वो अपने आप को 2 में डिवाइड करती है और दोनों बॉडीज में एक एक न्यूक्लियस चला जाता है और इस तरह से जब वो टोटली डिटैच हो जाते हैं एक सेल से तो दोनों डॉटर सेल इंडिविजुअली एक एडल्ट की तरह ही बिहेव करती हैं और वो फिर इसी तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं फर्दर। तो इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। अब जैसा कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वंस। जैसे अमीबा है सिर्फ सिंगल पेरेंट से रिस्पॉन्सिबल था, तो इसमें जो कैटेगरीज होंगी, इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, इसकी जो प्रोजनी होंगी, उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होंगी इसकी पेरेंट सेल की। तो जो डॉटर सेल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होंगी क्योंकि इसमें कोई 2 न्यूक्लियस नहीं मैच कर रहे जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हो सके। इसमें सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस है और वही न्यूक्लियस खुद को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों न्यूक्लियस में तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ही जाएंगी। तो मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो टोटली या बिल्कुल कार्बन कॉपी होते हैं उनके पेरेंट्स की, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई सिंगल चेंज नहीं होते, वे बिल्कुल अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी होते हैं। और उसी जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं उनको ही हम क्लोन भी बोलते हैं। जो एक दूसरे से टोटली मैच करते हैं उनको हम क्लोन भी बोलते हैं। सो क्लोनिंग भी यही है, द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल और अ कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। अगर हम क्लोनिंग की जो प्रोसेस है उसमें अगर हम किसी एक सेल की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करते हैं या पूरे ही इंडिविजुअल की, जो हम पूरे इंडिविजुअल को ही सिमिलर एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं। जैसे जो डोली है वो भी क्लोनिंग की प्रोसेस से, जो डोली शिप है क्लोनिंग की प्रोसेस से ही फॉर्म्ड हुई थी, तो उस प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं। और उसमें जो डोली थी उसकी जो मदर थी उसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसमें जो न्यूक्लियस लिया गया था मेमोरी ग्लैंड से। तो जो क्लोनिंग जो प्रोसेस है
अगर आपको इसको पूरी डिटेल से समझना है तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, चैनल पे आपको मिल जाएगी और उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ऊपर आई बटन फ्लैश हो रहा है, आप वहां से भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और क्लोनिंग और IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को भी समझ सकते हो। तो बच्चों आज के चैप्टर में हमने बहुत कुछ ऐसा जाना जो हमारे लिए अननोन था अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।